हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो आज हम हिंदी में जो है लगभग हमने केवीएस का आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक हैं जो हमने नहीं पढ़ाया था। हो सकता है आपका देखिए मदद करेगा आपका संधि में भी। तो वर्णमाला था नहीं सिलेबस में, लेकिन हमने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा नॉलेज में आ जाएगा या क्वेश्चन हो सकता है कहीं से आ भी जाए तो आपका गलत ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला और उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और एकदम डीप में जाके पढ़ेंगे और सब कुछ खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आपके आते हैं तो यहाँ से आएंगे तो नहीं छूटेंगे आपके, आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं केवीएस की, जहाँ पे हमने बात की थी 30 में 30 की। ओके, हम केवीएस की बात करें तो यहाँ पर हमने 30 में 30 की बात की थी और जहाँ तक हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया हिंदी का। ओके, और ये शायद हिंदी की आपकी लास्ट वीडियो होगी या एक दो और लानी होंगी तो आएंगी। तो ये शायद लास्ट वीडियो होगी क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट है। जो भी चीज़ें बची हैं वो सुपर टेट के लिए बची हैं, वो सुपर टेट के टाइम आएंगी। तो चलिए हम सीधे बातचीत ना करते हुए और हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, एक बात और है, अगर आप कंटेंट देखते हैं इस चैनल का, ठीक है, अगर हिंदी पढ़ी हुई हिंदी में आप कंटेंट पूरा देखते हैं तो आपको एकदम गुड कंटेंट मिलेगा, कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। देखिए, कोई भी है, किसी की भी शुरुआत होती है जीरो से। ओके, और कोई भी लेके कुछ नहीं आता है, सब यहीं पे बनाते हैं। तो किसी की भी शुरुआत जीरो से होती है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे किसी के सब्सक्राइबर और व्यूज़ को देख के उसे जज मत करिए, एक बार कंटेंट देख के ही उसे जज करें। ओके, तो चलिए, ये ऐसे ही बात थी। चलिए ठीक है, सीधे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करने वाली हैं, जो हम बता देंगे। ठीक है, और ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, तो हमें नहीं लगता है नोट करने वाली होंगी, आप सभी चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं। तो एक बार देखिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला जो है जेसुआ कटलर के द्वारा लिखी गई थी। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम हिंदी वर्णमाला किसके द्वारा लिखी गई थी तो जेसुआ कटलर के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने आ शब्द जोड़ा था। क्या जोड़ा था? आ। ओके, आ अक्षर जोड़ा था। तो इनके अनुसार वर्ण 59 वर्ण है। तो अगर पूछा जाए जेसुआ कटलर के अनुसार कितने वर्ण हैं तो 59 वर्ण हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। ओके, तो जेसुआ कटलर ने वर्णमाला में कितने वर्ण बताए हैं? 59 वर्ण बताए हैं। किसने? जेसुआ कटलर ने। इन्होंने अ को जोड़ा है। ओके, फिर बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णमाला में 52 वर्ण बताए, यही हम मानते हैं। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही मानते हैं। इन्होंने बताया है कि वर्णमाला में 52 वर्ण माने गए हैं। और पाणिनि ने कहा है, संस्कृत के अनुसार इन्होंने बताया है संस्कृत में 63 वर्ण हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ें सही हैं। फिर आगे हम देखते हैं वर्णमाला। तो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखते जाइए, आपको जल्दी जल्दी एक ही बात में बता दी जाएंगी। तो बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो है, एक बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया, एक मौखिक, एक लिखित। ठीक है, तो लिखित में हमने वर्ण को बांटा है और मौखिक में बांटा है स्वनिम और ध्वनि को। ये स्वनिम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेट में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो स्वनिम क्या होती है? भाषा विज्ञान की इकाई होती है। ठीक है, और ध्वनि क्या होती है? भाषा की इकाई होती है। याद रखिएगा कि ये देखिए, भाषा विज्ञान की इकाई है स्वनिम और ध्वनि जो है भाषा की इकाई है। इन चीज़ों को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देखिएगा, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। फिर हम बात करें वर्ण क्या होता है, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। सबसे सही है कि लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। स्वनिम की बात करें तो भाषा विज्ञान की इकाई और ध्वनि क्या है? भाषा की इकाई। अभी हम एक एक चीज़ों को और जानेंगे। अब बात करें स्वनिम क्या होती है। देखिए, सबसे छोटा स्वनिम होता है, उससे बड़ी ध्वनि, फिर वर्ण, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर पद, फिर पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो ये पूरा सीक्वेंस चलता है। ओके, ये पूरा क्या है? सीक्वेंस चलता है। तो ध्वनि क्या होती है? सबसे लघु इकाई होती है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखते हैं हम स्वनिम क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये वर्णमाला में ही आता है, ये मत सोचिएगा कहीं कहीं से दे दिया इन्होंने। तो स्वनिम क्या होता है? मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुंह से निकलती है उसे स्वनिम कहते हैं। क्या कहा गया है? मुख के एक बार खुलने और बंद होने के मध्य जो वायु हमारे मुख से निकलती है वो क्या कहलाती है? स्वनिम कहलाती है। ओके, अब बात करें भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है। भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है, यह सबसे छोटी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। और कई स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कई स्वनिम मिलकर ध्वनि बनाते हैं, यानी कि सबसे छोटी स्वनिम है, फिर क्या है? ध्वनि। और उच्चारण की सबसे छोटी इकाई भी स्वनिम को माना गया है। तो इसमें सारी लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ओके, क्या हमने देखा है? भाषा विज्ञान की सूक्ष्म इकाई है,
कई स्वनिम मिलकर ध्वनि उत्पन्न करते हैं और उच्चारण की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम है। फिर बात करते हैं ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये देखिएगा, ये है भाषा विज्ञान की सबसे छोटी इकाई और ये है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। लेकिन अगर ऐसे कुछ आ जा रहा है, दोनों में अगर कन्फ्यूजन लग रही है, तो सबसे पहले हम प्राथमिकता स्वनिम को देंगे। ओके, और यह सबसे छोटी मौखिक इकाई है। क्या है? सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। और यह एक अप्रामाणिक अप्रत्यक्ष इकाई है। ओके, ये क्या है? अप्रामाणिक अप्रत्यक्ष इकाई है क्या? ध्वनि। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण ये होता है कि जिसका खंड ना हो, वर्ण का खंड नहीं कर सकते हैं। और वर्णमाला की ऐसी इकाई जो प्रामाणिक, प्रत्यक्ष और लिखित इकाई होती है, वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्णमाला की सबसे छोटी और मूल इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। और स्वर रहित इकाई ही मूल वर्ण कहलाती है, जैसे ला का, यानी कि इसमें जो है वर्ण में क्या है? स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो स्वर रहित जो है इकाई, जैसे ये ला है, तो ला है तो इसमें ला और आ हो जाएगा। लेकिन अगर केवल इस ला को लिखेंगे हलंत के साथ, तो ये पूर्ण वर्ण होगा हमारा और इसमें स्वर जो है छिपा रहता है। ठीक है, तो वर्ण के बारे में भी हमने जान लिया। फिर आगे देखते हैं अक्षर क्या होते हैं। अक्षर क्या होते हैं? तो अक्षर होते हैं कि स्वर युक्त वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। अमात्रिक वर्ण क्या है? अक्षर कहलाता है। अमात्रिक, ओके, अमात्रिक का मतलब बिना मात्रा के नहीं, आ की मात्रा के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। और जिसका खंडन करना संभव हो, यानी अक्षर का खंडन कर सकते हैं। अक्षर जैसे क्या हो गया? का हो गया, तो का को हम खंडन कर सकते हैं, यानी का हलंत प्लस आ, तो ये हो गया का। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। फिर शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करिएगा। फिर बात करते हैं उपवाक्य क्या होता है। आधा आशय प्रकट करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? उपवाक्य कहलाते हैं। आधा आशय प्रकट करने वाले वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है? मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो मैंने दवाई खा ली। तो देखिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा था, ये भी आधा वाक्य है, तो ये उपवाक्य हो जाएगा। और मैंने दवाई खा ली तो मैंने दवाई खा ली, ये भी आधा वाक्य है, तो ये भी क्या है? उपवाक्य बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर वाक्य की बात करें तो पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। शब्दों का व्यवस्थित मेल क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे राम है जाता है स्कूल, तो इसी को हम मिला के बना देंगे कि राम स्कूल जाता है, तो ये वाक्य बन जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप जानते हैं। कुछ चीज़ें और नोट करिए। बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, बाल पहाड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्णमाला भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और भाषा की सबसे छोटी भावार्थ या पूर्णार्थ इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। तो इन सभी चीज़ों को नोट करिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए चीज़ों को आपकी जल्दी जल्दी कंप्लीट कराई जा रही हैं। और बाकी जो है सिलेबस आपका कंप्लीट है। अब सुपर टेट के लिए आपकी तैयारी आगे होगी KVS के एग्ज़ाम के बाद। तो लगभग हिंदी आपकी कंप्लीट है और हिंदी में आपकी यहाँ से दिक्कत नहीं आएगी। जो जो चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, सीधे सीधे आते हैं। भाषा क्या होता है? भाषा को 3 रूपों में व्यक्त करते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो लिखित यानी जो लिखित रूप में हो, मौखिक यानी मौखिक रूप है, और सांकेतिक यानी श्रुतलेख से ये बना है। और ये भाषा जो है, सांकेतिक भाषा क्या है? लिपि को जन्म देती है। अगर पूछा जाए कि कौन सी भाषा लिपि को जन्म देती है, तो सांकेतिक भाषा जो है लिपि को जन्म देती है। अब बात करें, गौर करें वर्णमाला पे, तो ध्यान से देखिएगा। संस्कृत में 63 वर्ण होते हैं, पाणिनि ने बताया है। पाली में कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। प्राकृत में भी 44 वर्ण होते हैं और अपभ्रंश में 43 वर्ण होते हैं। तो ये चीज़ नोट करिएगा, हो सकता है कहीं पूछ भी ले कि संस्कृत वर्णमाला में 63 वर्ण होते हैं, पाली वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, प्राकृत वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, और बात करें अपभ्रंश में 43 वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने 52 वर्ण बताए हैं हिंदी में। तो हिंदी व्याकरण का जनक भी इन्हें माना जाता है। किसे? पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने क्या बताए हैं? 52 वर्ण बताए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगभग आपको समझ में आ गई हुई, ये पूरी भूमिका हमारी बन गई। अब हम सीधे आते हैं वर्णमाला पे। तो देखिए, वर्णमाला में क्या क्या होता है, हमारे वर्णों में क्या क्या होता है। पहले क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोगवाह होता है। तो स्वर का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सु प्लस अर यानी कि स्वर बन जाएगा। व्यंजन का करेंगे तो वी प्लस अम प्लस जन व्यंजन हो जाएगा। और अयोगवाह ना ही इसमें स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है। ठीक है, तो स्वर को हम क्या क्या कहते हैं? देखिए, स्वर को क्या क्या कह सकते हैं? निराश्रित इकाई कह सकते हैं, स्वतंत्र इकाई कह सकते हैं और दीर्घकालीन इकाई कह सकते हैं। यानी कि स्वर को हम क्या कह सकते हैं कि बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, यानी कि निराश्रित इकाई है, स्वतंत्र इकाई है और दीर्घकालीन इकाई है। ये क्या है? स्वर है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। व्यंजन की बात करें तो भिन्न रूप से सहायता लेने वाले वर्ण हैं, क्योंकि ये स्वर की सहायता से बनते हैं व्यंजन। इन्हें हम अल्पकालीन भी कहते हैं और आश्रित इकाई भी कहते हैं। ठीक है, अल्पकालीन और आश्रित इकाई हम व्यंजन को कहते हैं। बात करें अयोगवाह की,
तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने इन्हें लेखन के आधार पर स्वर माना है। ठीक है, अयोगवाह को जो है पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने इन्हें लेखन के आधार पर स्वर माना है। ओके, लेखन के आधार पर स्वर माना है, जैसे अंग और आह। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम आते हैं अब आगे बात करते हैं स्वर की। तो स्वर को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। स्वर को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो बात करें ह्रस्व स्वर की, तो इसे हम क्या क्या कहते हैं? इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक यानी कि जिसमें एक ही मात्रा हो, हस्तलिखित स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। ये पूछा जाता है मूल स्वर कितने होते हैं या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, और शिथिल स्वर भी कहते हैं, कोमल स्वर भी कहते हैं। तो इन चीज़ों के नाम याद रखिएगा, क्या क्या कहते हैं हम। ह्रस्व स्वर को लघु, एक मात्रिक, लिखित, मूल, शिथिल और कोमल। और इनको याद करिएगा कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और री। देखिए एग्जाम में आपके शिथिल नाम से भी पूछा जाता है, कोमल, और ज़्यादातर पूछा जाता है ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, या लघु स्वर या मूल स्वर, ये पूछा जाता है। ह्रस्व पूछते हैं या लघु पूछते हैं या मूल पूछते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि ये चीज़ मत भूलिएगा कि 4 होते हैं मुख्य रूप से। अगर संस्कृत में कहा जाए तो 5 होते हैं, तो यहाँ पर संस्कृत की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर होते हैं 7। तो हम जानने से पहले कौन कौन से होते हैं, तो ये जान लेते हैं। पहले दीर्घ स्वर को हम कहेंगे क्या क्या। ठीक है, तो दीर्घ स्वर को हम क्या कहेंगे, दीर्घ कहेंगे, गुरु स्वर कहेंगे। लघु और गुरु आपने पढ़ी होंगी मात्राएं। द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि 2 मात्राओं से बनते हैं। दीर्घ लिखित, कठोर होते हैं, प्रयत्नी होते हैं, संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर मतलब कि 2 स्वरों के मेल से बन जाते हैं, तो इसलिए संधि स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर को ये चीज़ें कहते हैं। अब मुख्य रूप से बात करें तो कुछ होते हैं मुख्य दीर्घ या समान दीर्घ या सजातीय या सवर्ण स्वर। तो जैसे कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं। ठीक है, मुख्य दीर्घ यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो अभी किससे किससे बनते हैं वो चीज़ें हम आगे जानेंगे। फिर हम बात करेंगे आगे असमान, मिश्रित और संयुक्त असवर्ण। देखिए यहाँ पर दीर्घ में हमने जाना है कि जो समान स्वरों से बनते हैं वो कौन कौन से दीर्घ हैं। तो जो समान स्वर से बनते हैं वो दीर्घ बन जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ओके, क्योंकि आ भी अपने ही स्वर से बनता है, ई अपने ही स्वर से और ऊ अपने ही स्वर से। और असमान, मिश्रित, संयुक्त, असवर्ण या विजातीय स्वर किसे कहेंगे, जो अपने अलावा किसी और स्वर के मेल से भी बनते हैं। जैसे आ और ई से क्या बनता है, ए बनता है। आ और ऊ से बनता है ओ। आ और ए से बनता है ऐ। और ओ, आ और ओ से बनता है औ। तो ये चीज़ें भी हम और भी आगे जानेंगे, तो इन सभी चीज़ों को देखिएगा। और बात करें प्लुत स्वर को, तो ये त्रिमात्रिक होते हैं, यानी कि ह्रस्व स्वर 1 मात्रिक, दीर्घ स्वर 2 मात्रिक और प्लुत स्वर क्या होता है, 3 मात्रिक, त्रिमात्रिक। और इसे संवादिक स्वर भी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब किसी भी एग्जाम में आपके काम आएंगी। अब बात करते हैं व्यंजन की। ओके, तो हम बात करते हैं व्यंजन की। यहाँ पर बात करेंगे तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। हमने स्वर की बात नहीं की, स्वर होते हैं 11 आपके। देखिए स्वर की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 7, 1, 8। तो सॉरी 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 11 स्वर होते हैं। तो ये याद रखिएगा, हम यहाँ पे संख्या हमने नहीं बताई थी। और तो व्यंजन की बात करें, ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो ऐसी इकाई जो स्वरों पर आश्रित होती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 33 होती है। इन्हें निम्न श्रेणियों में हम विभक्त करते हैं, जैसे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन ये होते हैं 25। ओके, अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं 4। अभी हम जानेंगे कौन कौन से होते हैं। और संघर्षी, ऊष्मीय या अल्पीय व्यंजन होते हैं 4। तो कितने हो गए, 4 4 8 और 25 33। तो कुल मिला के 33 व्यंजन हो गए। इन्हें हमने 3 भागों में बांट दिया है, स्पर्शीय, वर्गीय व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, या संघर्षी, ऊष्मीय या अल्पीय व्यंजन। अब हम देखते हैं कौन कौन से व्यंजन को हमने कैसे कैसे। स्पर्शी की बात करें तो जैसे कि आपने वर्णमाला देखी है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम रुकिए, हम एक आपको वर्णमाला हम दिखा देते हैं, ध्यान से इधर देख लीजिए। जैसे ये आपका वर्णमाला हो गया। तो जो हमने स्पर्शी व्यंजन बताए हैं, तो पूरा ये का वर्ग आपका का चा टा ता पा, ये पूरा वर्ग आपका क्या हो गया, स्पर्शी व्यंजन का हो गया। तो इन चीज़ों को देख लीजिए। जैसे का वर्ग हमने बोला, तो का वर्ग के मतलब का में जो भी चीज़ें आती हैं, क ख ग घ ङ। ठीक है, चा वर्ग में च छ ज झ ञ जो भी चीज़ें आएंगी। टा वर्ग में ट ठ ड ढ अण। और ता वर्ग में त थ द ध न। और पा वर्ग में क्या है, पा फ ब भ म। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो ऐसे हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इसीलिए जैसे हमने बोला है इसको स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं, याद रखिएगा। और ये इनकी संख्या होती है 25, जो भी हम आगे बता रहे हैं। फिर उसके बाद हमने आपको अंतस्थ बताया है, उसको भी देख लीजिए। तो अंतस्थ को बताया, अंतस्थ में हमने बताया 4 होते हैं। कौन कौन से, य रा लावा। ओके, य रा लावा अंतस्थ बताया है। और 4 हमने शायद संयुक्त बताया है, तो उनको भी देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्रा होते हैं। ओके, शायद ऊष्म बताया है, इसको नहीं बताया है। तो ये होते हैं ऊष्म बताया है हमने, कौन कौन से होते हैं,
शा सा सा और हा मिला के ये 33 हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप ये चीज़ें समझ गए, फिर हम आगे देखते हैं ऊपर। ओके, तो अब हम बात करते हैं, हाँ हमने उसमें बताया था, अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ओके, स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो ये इनकी संख्या होती है 25। पूरा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। देखिए का वर्ग जो पूरा होता है हमारा, क ख ग घ अंगा, ये पूरा होता है कंठ, ठीक है। और तालु यानी कि च छ ज झ इया, ये पूरा तालु होता है। और ट ठ ड ढ अणा, ये वर्ग पूरा मूर्धा होता है, मूर्धन्य होता है। और त थ द ध न, ये पूरा दंत होता है। और प फ ब भ म, ये पूरा ओष्ठ होता है। और जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर का मात्रिक रूप अनुस्वार कहलाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, ये 4 होते हैं। तो अर्धस्वर व्यंजन, जैसे अंतस्थ यानी कि अर्धस्वर भी कहते हैं, तो या रा लावा होता है। तो या का जो उच्चारण स्थान होता है ये क्या होता है, तालु होता है। रा का क्या होता है, मूर्धा होता है। रा यानी कि जीभ मुड़ जाती है तो मूर्धा हो जाता है। ला का दंत होता है। और वा का क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। अगर अर्धस्वर कहा जाए तो ये 2 होते हैं, या और वा, ठीक है। मुख्य रूप से अर्धस्वर 2 होते हैं, या और वा। इन्हें ना पूरा स्वर माना जाता है, ना पूरा व्यंजन माना जाता है। अगर हम बात करें संघर्षी, ऊष्मीय या अल्पीय व्यंजन की, तो ये होते हैं 4। कौन कौन से, श, स, हा। तो ये जो शा होता है आपका, ओके, ये तालव्य शा होता है। और ये सा होता है मूर्धन्य सा। और ये सा दंत होता है। और हा क्या होता है, कंठ। इसको स्वरतंत्री और काकल्य भी कहते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, जैसे ये शा है आपका, तो शा के साथ ताश याद कर सकते हैं। याद करने की एक ट्रिक भी हो सकती है, जैसे आपको नहीं याद हो रहा है तो ताश ऐसे याद करिए, यानी कि ये शा क्या हो गया, तालव्य हो गया। और मूर्धा, ये क्या हो गया, मूर्धन्य हो गया, ये वाला सा। तो इसका हम याद कर लेंगे मास, मास कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इस सा को हम कह सकते हैं, सा क्या है, दंत है, तो दास कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। तो वैसे भी आपने पहले पढ़ा होगा तो भूले नहीं होंगे आप। और बात करिए संघर्ष स्पर्शी, जो यहाँ लिखा है चा छा जा झा, तो इन चीज़ों को अभी छोड़िए, अभी बाद में बात करेंगे। हाँ, अब हम यहाँ पर हमने बात कर ली थी कि 52 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 11 हमने क्या माना था, मूल स्वर 11 स्वर होते हैं। 33 मूल व्यंजन होते हैं, यानी कुल मिला के 44 हो गए। और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो 48 हो गए। और 2 आपके उत्क्षिप्त होते हैं, तो 50 हो गए। और 2 अयोगवाह मिला के 52 हो गए। तो ये पूरा वर्गीकरण है, देख लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, ये मेरी स्लाइड पहले लग गई क्या, शायद इधर उधर हो गया क्या स्लाइड का, नहीं इधर उधर नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, अभी व्यंजन को भी देखेंगे, फिर ऊपर देखते हैं मात्रा क्या होती है। ये शायद आपकी स्लाइड इधर उधर हो गई, कोई बात नहीं। तो पहले हम स्वरों को जानेंगे, फिर व्यंजन को। पहले चलिए व्यंजन को ही जान लेते हैं, फिर हम स्वर को जानते हैं। तो वर्गीकरण इधर आ गया है, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ चीज़ें बता दें, जब आ ही गई थी। तो जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये 4 होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन जो हमने यहाँ पर लिखा है 4 होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। तो छ किससे, देखिए संयुक्त क्यों होते हैं, क्योंकि ये दो स्वर 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जैसे का और सा मिलकर क्या बना देता है, छ बना देता है। ये पूछा जाता है आपका। ता और रा से मिलकर क्या बनता है, त्रा बनता है। और जा और इया से मिलकर बनता है ज्ञा, ठीक है। स्रा बनता है, शा और रा से मिलकर क्या बनता है, स्रा बनता है। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप वर्णमाला डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है यूपी टेट और एस्टेट के नाम से, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और एक स्वर होते हैं आश्रित भी बोलते हैं इन्हें, 1 मिनट, आश्रित या उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुणी, ये एड़ा ओढ़ा होते हैं, इनको याद रखिएगा। एड़ा ओढ़ा होते हैं, मूर्धन्य होते हैं। तो चलिए अब हम सीधे आते हैं। देखिए मात्रा क्या होता है, स्वरों के सांकेतिक रूप को या चिन्हित रूप को हम मात्रा कहते हैं। देखिए शिरोरेखा से ऊपर 5 मात्राएं लगती हैं। कौन कौन सी, ए की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं, ऐ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ओ की मात्रा ऐसे, औ की मात्रा ऐसे और अंक की बिंदी ऐसे, ठीक है। और शिरोरेखा के नीचे हम ऊ और उ की मात्रा लगाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण हमने किया है, ओके। स्वरों का 18 मिनट हो गया है। देखिए हमने यहाँ पर किया है स्वरों का वर्गीकरण, जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो स्वर देखिए उच्चारण के स्थान पर स्वर को जो बांटा गया है, तो देखिए कौन कौन से है, उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इन चीज़ों को भी देख लीजिए। तो स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, छोटा आ, और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ओके। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का क्या होता है, उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ठीक है। और ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। और री का क्या होता है, मूर्धा होता है। देखिए यहाँ से आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ध्यान से एक बार देखिएगा।
थोड़ा सा पतला करते हैं। ओके, जैसे क्या कहा गया है, जो आप बोलते हैं तो ये आवाज़ कंठ से निकलती है। जैसा कि हमने यहाँ ट्रिक भी लिख दिया, आका यानी कि छोटा और बड़ा कंठ से, ई तालू से, तो ताई हमने लिख दिया, यानी कि तालू से कौन सी, ई और ई का वर्ण निकलता है, यानी जो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, यानी ओ कह सकते हैं। ऊ और ऊ क्या, छोटा ऊ और बड़ा ऊ जो है ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान होता है। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर, ये जो होते हैं ये मिश्रित जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। जो कंठ बनता है ए और ऐ बनता है, ये कंठ और तालु से, तो आ और ई से मिलकर बनता है ए। ठीक है, तो आ हो गया कंठ का, आ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, और तालु हो गया ई का उच्चारण स्थान। और फिर बात करते हैं ओ और ओ की, ये कंठोष्ठ हमने बात की है, तो ये आ और ऊ से बनता है, तो आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है, ओष्ठ हो जाता है, और री तो मूर्धा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। आई होप, उम्मीद कर सकते हैं कि ये उच्चारण स्थान आप समझ गए होंगे। अभी चीज़ों को भी हम और भी बता देंगे आपको। फिर देखते हैं जिह्वा की फिर आगे क्या है, जिह्वा की क्या है, उत्थापिता के आधार पर या ऊंचाई के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्रस्वर में कौन कौन से स्वर आ जाते हैं, छोटी ई, ए, आए, ई और री। तो इतने स्वर आते हैं, 5 स्वर होते हैं, इनको याद रखिएगा, ये याद करने वाली चीज़ है। और मध्य स्वर आ होता है, ये उदासीन स्वर भी होते हैं, अधिकतर यही पूछा जाता है आपसे। और पश्च स्वर में कौन सा आ जाता है, जिसके बोलने पे आपकी ध्वनि जैसे लगे कि पीछे से निकल रही है, आ, जैसे आ बोलते हैं तो पीछे से लगता है ध्वनि निकलती है, ऊ ओ आओ। तो ये 5 होते हैं, पश्च स्वर आपके 5 होते हैं। ओके, पश्च स्वर आपके 5 होते हैं, अग्रस्वर 5 होते हैं, और मध्य स्वर क्या होता है, 1 होता है, वो भी छोटा आ, इसको उदासीन स्वर भी बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और बोल के देखिएगा। फिर मुख्य आवृत्ति के आधार पर या प्रयत्न के आधार पर हम बोल सकते हैं। तो मुख्य आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने लिखा है 4 प्रकार लिखे हैं। तो समवृत स्वर, अर्ध समवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, ये होते हैं। समवृत यानी कि मुख का लगभग बंद होना, इसमें बोलने पर जो है मुख लगभग बंद होता है, जैसे ई ऊ, तो इसमें पूरा मुख खुला नहीं रहता है। तो समवृत स्वर में क्या होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं, छोटी ई ऊ, तो ये समवृत स्वर हो गया। फिर अर्ध समवृत की बात करें तो ये मुख का इसमें आधा बंद होता है, मुख जो है आधा बंद होता है, जैसे ए ओ औ, यानी कि आधा खुला आधा बंद, और इसमें मुख लगभग बंद होता है समवृत में। ओके, तो ये चीज़ें आप जान गए होंगे। जैसे ए ओ और री, तो इसमें क्या मुंह आधा खुल जाता है। फिर बात करते हैं विवृत का, तो मुंह इसमें पूरा खुल जाता है, जैसे आ। ओके, जब बड़ा आ हम बोलेंगे तो मुख हमारा क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। और अर्ध विवृत की बात करें कि मुंह इसमें आधा खुलेगा, जैसे आ ए औ। ठीक है, बिना आधा खोले मुंह हम नहीं बोल पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आगे हम बात करते हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओके, ओष्ठ आवृत्ति के आधार पर एक होता है वृत्तीय स्वर, अवृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। तो वृत्तीय स्वर वो होते हैं कि जिसमें जब हम बोले किसी भी वर्ण को तो मुंह हमारा गोलाई में आ जाए, जैसे ऊ ओ औ। आप एक बार बोल के देखिए, मुंह आपका गोलाई में आ जा रहा है, वृत्त बना दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई ऊ ओ औ। और अवृत्ताकार की बात करें तो छोटी ई, देखो अवृत्ताकार जिसमें आपका वृत्त ना बने, ई आ ए आए री, तो इसमें आपके मुंह से आप बोलेंगे शब्द तो वृत्त नहीं बनेगा। और अर्धवृत्ताकार यानी कि आधा वृत्त बने, तो जैसे बनता आ, तो आधा वृत्त बन गया है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, हम जान लेते हैं। तो इसको आप नोट करिएगा, अगर आपने पहले से नहीं नोट किया, नहीं तो आपका ये रिवीजन क्लास है। एक हिसाब से मान लीजिए कि अगर आपने पहले से पढ़ा है तो आपकी ये रिवीजन क्लास होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं तनाव के आधार पर कौन कौन सा था, शिथिल या कोमल स्वर होता है, कठोर या प्रयत्नी स्वर होता है। तो शिथिल या कोमल स्वर जो होता है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि हस्व स्वर को भी शिथिल और कोमल कहा जाता है, याद रखिएगा। आ ई उ री, ये 4 होते हैं शिथिल या कोमल स्वर। और कठोर या प्रयत्नी की हम बात करें तो हमने दीर्घ स्वर पढ़ा था, ये 7 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ और ए आए ओ आओ। ठीक है, तो हमने इसकी बात की थी, ये सजातीय स्वर होते हैं और ये विजातीय स्वर होते हैं, इसलिए हमने अलग अलग लिखा है। और ये 3 होते हैं, ये 4 यानी कुल मिलाकर 7 होते हैं तनाव के आधार पर, कठोर प्रयत्नी स्वर। फिर आगे हम देखते हैं मात्रा के आधार पर। ओके, मात्रा के आधार पर बात करें तो स्वर कितने होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक है, तो एक मात्रिक में क्या होता है कि जो लघु यानी एक ही मात्रा होती है, इसमें एक मात्रिक में एक ही मात्रा, जैसे आ ई उ री, तो आई रू यानी एक मात्रिक यानी कि हस्व स्वर ही बोल सकते हैं, सब एक ही चीज़ें हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया। द्विमात्रिक यानी दीर्घ स्वर, इसको हम गुरु भी बोलते हैं। लघु और गुरु, जैसा कि हम दोहा लिखते हैं, दोहा जब हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें जो मात्राएं निकालते हैं तो उसमें लघु गुरु मात्राएं आती हैं कि जो छोटी मात्रा होती है अल्पमात्रिक होता है, एक मात्रिक वो लघु होता है, और जो द्विमात्रिक होता है वो क्या होता है, गुरु होता है। तो इसमें क्या है, ये गुरु या वर्तुल, जैसे ए आए ओ आओ, आ ई उ अंग आह, तो ये सारे स्वर आ जाते हैं द्विमात्रिक में। तो इनको देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें नोट करिएगा। ए आए ओ आओ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, अंग आह।
ओके। फिर बात करते हैं समानता के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक समान स्वर और एक असमान स्वर। जैसे कि हमने अभी बात की थी वही चीज़ों को देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है। जैसे यहाँ पर हमने लिया था ये वाला, तो इसी को हमने यहाँ पर ले लिया है। समान स्वर यानी कि आ ई उ ये 3 होते हैं और असमान स्वर होते हैं 4, यानी कुल मिलाकर समानता के आधार पर स्वर जो है समान स्वर 3 होते हैं और असमान क्या होते हैं, 4 होते हैं, तो यानी कुल मिलाकर 7 होते हैं। तो इन चीज़ों को देखिएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसमें लगभग हमने चीज़ें जान ली हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यंजन का वर्गीकरण, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो घोषत्व या स्वर यंत्रियों के आधार पर या संस्कृत के आधार पर बोल सकते हैं। इनका वर्गीकरण हम करते हैं 2 भागों में, यानी कि घोष और अघोष। और वायु या प्राणत्व के आधार पर हम वर्गीकरण करेंगे, तो ये अल्पप्राण और महाप्राण बन जाएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगे। तो अघोष और सघोष की बात करें तो अघोष में क्या होता है, वर्ण में, कि इसमें जब हम वर्णों को बोलते हैं तो कंपन नहीं होता है, और सघोष में क्या होता है, कंपन होता है, ओके। तो बात करें अघोष वर्ण कौन होते हैं, तो वर्ग का, जैसा कि हमने अभी वर्ग बताया था आपको, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, सारी चीज़ें बताई थी। तो इसमें इन्होंने ये कहा है, देखिए एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं। तो अघोष की हम बात करते हैं, सघोष की। तो इसमें कहा गया है कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक, जैसे हमने का वर्ग लिख लिया यहाँ पर, का, खा, ग, घ, अंगा। देखिए सभी वर्ग में आपके 5-5 वर्ण आएंगे। तो उन्होंने कहा है कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, क्या होगा, अघोष होगा। तो पहला और दूसरा यानी कि ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम ऐसे लिख देते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपका कि इन्होंने कहा है कि अघोष जो है इसमें कंपन नहीं होता है और वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है। तो का और खा हो जाएगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर हम बात कर रहे थे अघोष का। तो अघोष में हमने क्या कहा है कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिया जाएगा, जैसा कि हमने पहले और दूसरे की बात की है। तो पहला और दूसरा ये वर्ग हो गया, जैसे ये आपका का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग हो गया, ऐसे ता वर्ग आएगा और पा वर्ग आएगा, ओके। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो हम बात करेंगे यहाँ पर का वर्ग, जैसे हमने कहा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो का और खा क्या है, पहला और दूसरा वर्ण है। चा और छा भी पहला दूसरा वर्ण है। टा और ठा भी पहला और दूसरा वर्ण है। ऐसे ता और था, पा और फा भी पहला या दूसरा वर्ण होगा। तो अघोष में हम क्या करते हैं कि पहला या दूसरा वर्ण ही लेते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे ये देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्पर्श व्यंजन हमने आपको बताया, अभी और आगे डिटेल में बता देंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, हमने पहला दूसरा ले लिया, का खा चा छा जा झा। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। तो ये हमारा अघोष हो गया। और अघोष में हम और कौन कौन सी चीज़ें हम लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं अघोष में, ये आ जाता है आपका श स सा, ओके। ये तीनों सा आ जाते हैं आपके अघोष में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं सघोष क्या होते हैं। सघोष वो होते हैं जिनमें कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। अघोष में क्या होता है, कंपन उत्पन्न नहीं होता है। सघोष में क्या होता है कि कंपन उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या कहा गया, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो वर्ग का तीसरा कौन सा है, तीसरा ग घ अंगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये वाले जो वर्ण होंगे तीसरे चौथे पांचवे, ये सारे सघोष हो जाएंगे और पहले दूसरे हमारे अघोष हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमारा क्या हो जाएगा, सघोष में हो जाएगा तीसरा चौथा और पांचवा। सघोष यानी जिनमें कंपन हो, ग घ अंगा जैसे बोलते हैं। तो देखिए इसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। अगर हम इधर का और खा बोलते थे तो कोई कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा था, ओके। तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण लेंगे, सघोष में हो जाएगा। और ये हो जाएगा य र ल व, ओके, य र ल व और हा, ये 5 वर्ण आपके आ जाएंगे सघोष में। और सभी स्वर आपके किस में होते हैं, सघोष में होते हैं। जितने भी स्वर हैं आपके सघोष होंगे और डा और ढा भी सघोष में ही आएंगे। तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, एक बार ध्यान से और देखिएगा। ये हम बात करते हैं यहाँ पर अघोष और सघोष व्यंजन की। तो अघोष में क्या होता है, कंपन नहीं होता है। सघोष में कंपन होता है। अघोष व्यंजन में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लेते हैं, यानी कि इस अघोष में सिर्फ 12 याद करिए और सघोष में आप 345 याद करिए, यानी कि 3 4 5वां वर्ण लेते हैं। और अघोष में क्या आता है, शा सा हा, ठीक है, यानी संघर्षी वर्ण आते हैं। और जो आपका सघोष है इसमें या रा लावा यानी अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं, डा और ढा आ जाता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अघोष और सघोष को हमने जान लिया। तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी प्राणत्व के या वायु के आधार पर। तो अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, हम बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। तो यहाँ पे भी वही वर्ग की हम बात करेंगे जैसा कि हमने बात किया था। तो अल्पप्राण में क्या होता है, ये मुंह से जब कम वायु निकले, और महाप्राण में क्या होता है कि जब मुख से अधिक वायु निकले। तो अल्पप्राण की हम बात करेंगे। तो इसमें वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण लेंगे। वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा वर्ण लेंगे। जैसे हमने क्या लिखा था, का खा ग घ अंगा।
तो पहला वर्ण लेंगे, तीसरा लेंगे और पांचवा वर्ण लेंगे, किस में लेंगे, अल्पप्राण में लेंगे। ओके, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लेंगे। पहला, तीसरा, सॉरी दूसरा हमने लिख दिया, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण किस में आ जाएगा, अल्पप्राण में आ जाएगा। क, घ, अंगा जैसे और सभी वर्ण हैं तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा हो लेंगे। और अल्पप्राण में और क्या क्या आ जाएगा, या, रा, लावा, क्या आ जाएगा, या, रा, लावा और डा और अंग, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएंगी, अल्पप्राण में आ जाएंगी। और महाप्राण में बात करें तो इसमें वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, जैसे दूसरा और चौथा, ख और घा दोनों, देखिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, अधिक वायु की ज़रूरत होती है इसमें, ख और घा। तो ऐसे ही सभी जो आपके स्पर्शी व्यंजन है 25 हैं, उसमें से पहला और दूसरा वर्ण ही हम लेंगे। और देखिए इसमें श, स, स, ह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ढा आएगा और अहा आएगा, अंग इसमें आता है और अहा इसमें आ जाएगा महाप्राण में। तो चलिए हम एक बार और देखते हैं क्या है। अल्पप्राण में कम वायु उत्पन्न होती है मुँह से और महाप्राण में ज़्यादा वायु उत्पन्न होती है। अल्पप्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लेते हैं और महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लेते हैं। और अल्पप्राण में या, रा, लावा भी लेते हैं और महाप्राण में शा, सा, स और हा लेते हैं। अल्पप्राण में डा लेते हैं और महाप्राण में ढा लेते हैं। और बात करें अंग लेते हैं अल्पप्राण में और महाप्राण में आह लेते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे जो महाप्राण को है पंडित भोलानाथ तिवारी ने हकार ध्वनि कहा है। ओके, महाप्राण को पंडित भोलानाथ तिवारी ने हकार ध्वनि कहा गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका अल्पप्राण और महाप्राण हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन लगाइए आप। फिर बात करते हैं लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। ओके, बात करेंगे लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं। एक सेकेंड। तो जो लुंठित व्यंजन है ये रा होता है, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा है। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ला है। प्रकंपित व्यंजन रा है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इनको याद रखेगा। अगर पूछा जाए द्वितीय प्रकंपित कौन सा है व्यंजन, तो हा है। और वत्स व्यंजन, ये वत्स व्यंजन लिखा है, ये क्या होता है, स, न, रा, ला, ये चारों याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है आपका। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे, सारे एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं है बिना पूछा गया कुछ भी नहीं है इसमें। तो फिर से एक बार बात करते हैं। लुंठित व्यंजन रा है, पार्श्विक व्यंजन ला है, प्रकंपित व्यंजन रा है, द्वितीय प्रकंपित हा है और वत्स क्या है, साना, राला। फिर एक बात करते हैं आगत स्वर होता है, एक आगत व्यंजन होता है। तो इनको ध्यान से देखिएगा, आगत स्वर और आगत व्यंजन की हम बात करें तो आगत व्यंजन क्या होते, स्वर क्या होते हैं, नवीन स्वर होते हैं या अनुग्रहित स्वर होते हैं। तो आ जो है ये आगत स्वर है आपका। इनको मिला के कुल 53 वर्ण माना गया है। किसने माना है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। ओके, ये पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ये अंग्रेजी भाषा का है, जैसे ऑयल हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 53वां वर्ण इसे किसे माना है, धीरेन्द्र वर्मा ने माना है। ये चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पूछ ले। फिर बात करते हैं आगत व्यंजन का। तो ये क्या होते हैं, नवीन व्यंजन होते हैं। आगत व्यंजन, नवीन व्यंजन या अनुग्रहित व्यंजन। तो जितने भी नुक्ता लगे हुए व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। नुक्ता जैसे का के नीचे ये बिंदी है नुक्ता वाली, तो का, खा, गा, जा, झा और जा और फा, ये सारे क्या हैं, आगत व्यंजन है। और आगत स्वर क्या होता है, अ होता है, और व्यंजन में ये आ जाते हैं नुक्ता वाले वर्ण। लेकिन मुख्य रूप से कुल 2 हैं, नवीन व्यंजन या आगत व्यंजन, और कुल मिला के 5 हैं। जैसे अकल हो गया, खबर हो गया, गज़ल हो गया, अजीज़ हो गया, लिफाफा हो गया। तो बोलने का भी इनका थोड़ा अलग होता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, आप पढ़ चुके हैं, आपको याद है। फिर आप देखते हैं आगे आपका आता है द्वित्व व्यंजन, जिसको हम युग्मक ध्वनि भी कहते हैं, संयोगी भी कहते हैं। जब एक ही वर्ण आधा भी हो और पूरा भी हो तो उसे द्वित्व या युग्मक या संयोगी कहते हैं। जैसे समान जाति के व्यंजन की बात करें, एक स्वर रहित होगा, एक स्वर सहित होगा। आधा वाला होगा स्वर रहित है और पूरा वाला स्वर सहित है। जैसे दिल्ली, सज्जन, कल्लू, बिल्ली, कुत्ता। तो ये सारी चीज़ें क्या आ गई, द्वित्व व्यंजन में आ गई कि एक ही वर्ण हो, समान वर्ण हो, एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो। फिर दूसरा आता है गुच्छ व्यंजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वही होता है कि एक स्वर रहित व्यंजन होता है, एक स्वर सहित होता है, लेकिन ये असमान जाति के होते हैं। जैसे रक्त, जन्म। तो ये सारी चीज़ें होंगी कि दोनों असमान होंगे, समान होंगे द्वित्व व्यंजन, और गुच्छ व्यंजन क्या होंगे, असमान होंगे। इसको तमोगुणी व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और उत्क्षिप्त की बात करें, उत्क्षिप्त को और किस नाम से जानते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और उसृप्य व्यंजन। इसको डा और ढा कहते हैं। मूर्धन्य होता है इसका उच्चारण स्थान। तो चलिए हम कुछ चीज़ें और जानते हैं आगे, एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे वर्ण हमने पढ़ा, देखिए हमारा पूरा वर्णमाला हो गया। देखिए पूरा आ नहीं रहा इसमें, ये ओके पूरा नहीं आ रहा है। तो पहले हम स्वर की बात करते हैं। हमने बात की कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं आपके। आ ई उ री ए आई ओ आओ, कुल स्वर आपकी 11 हैं। अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार क्या है, आपका अंग है, ये नोट कर लीजिएगा। अनुनासिक क्या है, ये चंद्रबिंदी वाला है। ओके, और विसर्ग आपका आहा होता है। फिर बात करें आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, अर्धचंद्र होती हैं आगत ध्वनियाँ, और नुक्ता होती है। नुक्ता और अर्धचंद्र वाली क्या होती है, आगत ध्वनियाँ होती हैं। जैसा कि हमने क्या पढ़ा था, ये आ पढ़ा था, तो इसको बोलते हैं आगत ध्वनि। और नुक्ता वाली, जैसे का के नीचे नुक्ता रखा हुआ, ये हो गई आगत ध्वनियाँ हो गई। अभी हमने पीछे पढ़ा है इसको। फिर बात करते हैं व्यंजन की।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 1 मिनट और देख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी आपकी उच्चारण स्थान की, तो आ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जैसे हमने बात की थी कि आ का आप याद कर सकते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। आ और आ का क्या होता है? कंठ होता है उच्चारण स्थान। और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है तालु, जैसे हमने ताई बताया था, याद कर लीजिए। और ऊ का होता है ओष्ठ होता है। ओके, ओष्ठ होता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये देखिए, तब इनका तो छोटा और बड़ा का कंठ हो गया, छोटी बड़ी का तालु हो गया, और छोटा बड़ो का ओष्ठ हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन सभी की कि ए आए ओ आओ, इनका सबका क्या होता है। तो देखिए, ए किससे बनता है? आ, और ई से बन ए बनता है। ठीक है, तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ और ई का होता है तालु, तो यानी कि ए और आए बन जाएगा कंठ तालु से। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, कंठ तालु से। अब हम बात करेंगे ओ और औ की, तो ओ और आ किससे बनता है? आ और ऊ से बनता है। तो आ हो जाता है कंठ और ऊ हो जाता है ओष्ठ, यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। तो ये चीज़ें आपको याद होंगी, जहाँ तक ये आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे, यहाँ पर आते हैं का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग। देखिए, कुछ चीज़ें जैसे कि हमने देखी हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने इसे माना है, ये पूरा क्या हो गया हमारा का, 1 मिनट, देखिए ये हमारा पूरा हो जाएगा प फ ब भ म, ये हमारा क्या हो गया? पूरा क्या हो गया हमारा? ये व्यंजन हो गया, ये स्पर्श व्यंजन हो गया। जैसे हमने कहा था स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इसमें आप गिन सकते हैं, हम 25 से पाँचों हैं, 25 हो गए। ठीक है, और ये जो 25 सभी वर्ग का 5वां वर्ण जो होता है, ये हम इसको पंचम वर्ण कहते हैं। ओके, इसको हम पंचम वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने बात किया का वर्ग, का वर्ग में क ख ग घ अंगा आया, तो ये पूरे, इसका उच्चारण स्थान पूरा कंठ है। ठीक है, पूरे वर्ग का। चा वर्ग का तालु है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और टा वर्ग का क्या है? मूर्धा है। ता वर्ग का दंत है, और पा वर्ग का ओष्ठ है। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ से उच्चारण स्थान आपके पूछे जाते हैं, उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। का वर्ग का कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत, और पा वर्ग का ओष्ठ होता है। तो ये चीज़ याद रखें। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा। ठीक है, इन चारों को याद रखिएगा। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श स स ह। ठीक है, ऊष्म होते हैं। और संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ज्ञ और स्रा। तो यहाँ से चीज़ें आप लगभग कवर कर चुके होंगे पूरी। ठीक है, और ये आगत स्वर, ये आगत, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, वर्णमाला एक दृष्टि में देख लेते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए वर्ण तालिका। जैसा कि हमने बात की थी कि हस स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, सॉरी आ ई उ री। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, आ ई उ ए आए ओ आओ। तो ये 7 होते हैं। कुल मिला के स्वर कितने हो गए? 11 हो गए। 7 और 4 11 की बात करें यहाँ पर। ओके, 7 और 4 कितने हो गए? 11 हो गए स्वर। यहाँ पर हमने देखा 4 ये और 7 ये, तो कुल मिलाकर 11 हो गए। अब व्यंजन की बात करें तो 33 होते हैं। अभी हम देख लेते हैं कैसे 33 होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है आपको। तो का वर्ग से पा वर्ग तक टोटल 25 वर्ण आपके आ गए। तो इसको स्पर्शी बोलेंगे। अभी 2 को हम बाद में बताएंगे। यारा अलावा कितने होते हैं? 4 होते हैं। और सा सा हा यानी उस व्यंजन, ये भी 4 होते हैं। तो कुल ये मिला के हमारे 33 होते हैं। और बाकी ये एक्स्ट्रा हैं कुछ आगे, उनको भी हम जानेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वालों को हम आगे जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जब उच्चारण स्थान की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, उच्चारण स्थान नहीं, ऐसे संख्या की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन 4 होते हैं, यानी कुल मिला के 33 हमने ये जान लिया। अगर ड़ा और ढा को जोड़ दें तो स्पर्श में 27 हो जाते हैं आपके। और यहाँ पे बात करें आगत स्वर कितने होते हैं? मुख्य रूप से जा और फा होते हैं, 2 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? छ त्र ज्ञ स्रा। ठीक है, तो ये सारी, और स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजनों की कुल संख्या यहाँ पर 41 हो गई है। ओके, आप देख सकते हैं 41 कैसे हो गई है कि हमने पहले 33 जोड़ा था आपका, तो ये 27 4 31 4 35 और 35 2 37 और 4 41, यानी कुल मिलाकर 41 हो गई। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं कि 25 हो गए आपके स्पर्शी, 2 हो गए अलग से, और 4 हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन, 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, और हो गए 2 हो गए आगत व्यंजन, और 4 हो गए संयुक्त व्यंजन, यानी कुल मिलाकर 41। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि 41 हमारे व्यंजन हो गए, 11 स्वर हो गए, यानी कुल मिलाकर 52 वर्ण हो गए। हमने ये जान लिया। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। आई होप आप समझ गए होंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें और जान लीजिए। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? पदबंध होती है। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद या शब्द होती है। पद से छोटी इकाई अक्षर होती है। फिर बात करें अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि होती है। एक बार शायद हमने गलत बोल दिया था, तो उसको देख लीजिएगा। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य,
वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द होता है। फिर बात करते हैं पद से छोटी इकाई अक्षर, अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, बस आपको इतना ही जानना था। और वर्णमाला किसे कहते हैं ये पूछा ही नहीं जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो इतना आपको इतना भी हल्का नहीं पूछा जाएगा। तो ये हो गई आपकी पूरी वर्णमाला। हमने लगभग सिलेबस में नहीं था, फिर भी हमने आपकी जानकारी के लिए ख़त्म कर दिया वर्णमाला को, ये आपके सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो लगभग पूरा नहीं करवाया गया। तो बाकी चीज़ें हमारी हिंदी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, हिंदी हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपकी छोटी छोटी सी वीडियो आएंगी अदर सब्जेक्ट की या कुछ भी है जो इंपॉर्टेंट होंगी चीज़ें, और हिंदी हमारी यहाँ कंप्लीट है। अब हम हिंदी स्टार्ट करेंगे सुपर टेट के लिए, जब आपका ये हो जाएगा KVS का एग्ज़ाम, उसके बाद। तब तक क्या देखते रहिए पुरानी वीडियो और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपकी 30 में 30 की तैयारी पक्की है। अपने गद्यांश लगाते रहिए, मुहावरे लोगोक्ति हैं, सारी चीज़ें बुक से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आपके 30 में 30 पक्के हैं अगर आप बने रहते हैं और देखेंगे सारे वीडियो और चैनल को शेयर करेंगे। ठीक है, लोगों तक भी पहुँचाइए जिन्होंने भी फॉर्म डाला है। तो सारी चीज़ें हैं। ओके, चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।